Okay, so very good afternoon to all of you all. कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि लॉ आखिर बनाते क्यों है, उसी को 2 मिनटों में हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। सबसे पहली चीज तो कल जो मैंने आपको बताई थी वो ये था कि लोगों के बीच में ट्रेड और कॉमर्स बढ़ने लग गया। क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स बढ़ने लग गया, धीरे धीरे होने क्या लग गया, फ्रॉड्स भी बढ़ने लग गए। और फ्रॉड्स बढ़ते देख गवर्नमेंट को ये लगने लग गया, नाउ इट इज हाई टाइम एंड इट इज नेसेसरी फॉर अस फॉर मेकिंग अ लॉ रिलेटिंग टू कॉमर्स एंड रिलेटिंग टू ट्रेड। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानून जो है वो बना इन द ईयर 1872। यही जो एक्ट है उसे कहते हैं एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली हमारे सिलेबस की पहली एक्ट जो है, हमारे लॉ के सिलेबस की पहली एक्ट जो है उसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या है नाम, आप लोग बोल सकते हो? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और यही एक्ट जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, कोई बता सकता है? 1872। क्या बात है, वेरी गुड। ये 1872 इज नथिंग बट इट इज द ईयर इन विच दिस एक्ट वाज मेड। जैसे कि द कंपनीज एक्ट 2013, तो 2013 वो साल है जिस दिन ये कानून बना था। सिमिलरली द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, 2008 ये वो ईयर है जिस दिन ये कानून जो है वो बना था। इवन बिफोर स्टार्टिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि कानून बनता कैसे है। कोई भी कानून हो कि कोई भी कानून, ये बनता कैसे है। तो सबसे पहली बात तो देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूं। प्रोसीजर फॉर लॉ मेकिंग। ओके, सबसे पहले कंसर्न मिनिस्ट्री जो है उसी लॉ से रिलेटेड एक ड्राफ्ट बनाती है। तो देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूं, एक एक्ट है आपके सिलेबस में, इंटर में भी, फाइनल में भी और फाउंडेशन में भी, द कंपनीज एक्ट 2013। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है गवर्नमेंट की, हर एक मिनिस्ट्री का अपना डिपार्टमेंट होता है। जैसे आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सुना है आप लोगों ने? यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉज बनाती है। हर साल हमारा बजट आता है फेब एंड में, कुछ पता है या नहीं है? वैसे ही होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऐसे करके बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारे देश में होते जिसके द्वारा हमारा गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करता है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, कंसर्न मिनिस्ट्री जो है, वो लॉ बनाती है उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि उसी मिनिस्ट्री में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। जैसे कि आई विल टेल यू, कंपनी से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यही मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, या तो स्यू मोटो मतलब अपने आप खुद होके वॉलेंटरली गवर्नमेंट को कहेंगे कि हे गवर्नमेंट देखो, कंपनी से रिलेटेड जो लॉ है वो 1956 एक्ट में है। 1956 एक्ट बहुत पुराना हो गया है, बदलते वक्त के साथ हमें हमारा कंपनीज एक्ट भी बदलना जरूरी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, दुनिया बहुत फास्ट आगे बढ़ रही है। और बदलते वक्त के साथ अगर हमने हमारे कानून को ना बदला तो आप देख ही रहे हो कितने सारे स्कैंडल्स हो रहे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। सत्यम का फ्रॉड हुआ, सुब्रतो रॉय सहारा का मतलब सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हुआ, रिसेंटली किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड का स्कैंडल हुआ। तो अब हमें हमारे कानून को बनाना जरूरी है, क्योंकि 1956 का जमाना और आज के जमाने में बहुत ज्यादा फर्क है।
तो आज के लोगों के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से हमें कानून को अपडेट करना या नया कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो या तो मिनिस्ट्री के लोग स्यू मोटो गवर्नमेंट को कहेंगे, या तो उल्टा हो सकता है, गवर्नमेंट कंसर्न मिनिस्ट्री को कहेगा कि तुम कंपनीज एक्ट से रिलेटेड एक नया कानून बनाओ। अब हाई टाइम हो गया है कि नया कानून बनाने की हमें जरूरत है। फिर ये मिनिस्ट्री क्या करेगा, एक ड्राफ्ट बनाएगा। ड्राफ्ट इज लाइक अ रफ लॉ, क्योंकि वो फाइनल नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, अ ड्राफ्ट। यही जो ड्राफ्ट है जो बनाया गया है विल बी लेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब बोथ द हाउसेज मतलब कौन से हो गए, लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन से है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में ये ड्राफ्ट पास होगा, ये बिल पास होगा, और जैसे ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, देन व्हाट विल हैपन इज इट विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज कंसेंट। और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका कंसेंट देंगे, यही जो पर्टिकुलर बिल है वो बन जाएगा एन एक्ट। वो क्या बन जाएगा, एक्ट। तो बेसिकली जब तक प्रेसिडेंट अपना कंसेंट नहीं देता है तब तक ये बिल ही रहता है, ये ड्राफ्ट ही रहता है। ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट व्हाट विल हैपन इज वी विल कॉल दिस बिल एज एन एक्ट। तो ऐसे करके कोई भी कानून आप उठा ला, कोई भी कानून, सिर्फ कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलएलपी की बात नहीं है, बोनस एक्ट है, ईपीएफ एक्ट है, हजारों कानून इंडिया में है, लिमिटेशन एक्ट है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से रिलेटेड कोड है। कोई भी कानून आप क्यों ना लो, ये कानून बनने का प्रोसीजर यही होता है कि कंसर्न मिनिस्ट्री ड्राफ्ट बनाएगी, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, और जैसे ही प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलेगा दिस पर्टिकुलर बिल विल बी कॉल्ड एज एन एक्ट। अब देखो, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया, लोकसभा राज्यसभा ने अपना कंसेंट दे दिया, बट क्या आपके और मेरे जैसे लोगों को, आम जनता को ये एक्ट के बारे में कुछ भी आइडिया है? नहीं। लोकसभा राज्यसभा में क्या चालू है या प्रेसिडेंट ने किस चीज के लिए हाँ बोला, हमें क्या पता? क्या आम जनता को इस बारे में पता होगा? नहीं। तो आम जनता को इस बारे में पता कैसे चलता है? बाय पब्लिशिंग दिस एक्ट इन द ऑफिशियल गैजेट। जैसे हमारा न्यूज़पेपर होता है, क्या न्यूज़पेपर से हमें देश विदेश की खबरें पता चलती है। सिमिलरली गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है। किसका? गवर्नमेंट का होता है एक ऑफिशियल पब्लिकेशन। यही गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है उसी को कहते हैं एज द ऑफिशियल गैजेट। इसी गैजेट में जब कभी भी गवर्नमेंट इसी एक्ट को पब्लिश करता है, माना जाएगा आम जनता को इस एक्ट के बारे में पता चला है। It will be assumed that now the public knows about this particular act. तो पब्लिक तक बात कैसे पहुंचती है? By publication in the official gazette. और उसी ऑफिशियल गैजेट में लिखा होता है वो दिन जिस दिन से हम चाहते हैं कि ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाए। फिर उस दिन के बाद अगर आपको ये एक्ट अप्लाई करती है, आपको इस एक्ट के सारे प्रोविजंस जो है वो कंप्लाई करने पड़ेगी। तो देखो वापस से ऑन योर स्क्रीन याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या बनता है? एक ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट को हम कहां ले डाउन करते हैं? इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे दोनों भी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कंसेंट देते हैं, बिल कहां जाता है? और जैसे ही प्रेसिडेंट कंसेंट देता है, ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और जैसे ही एक्ट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है, ये एक्ट आम जनता को एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। माना जाएगा जैसे कि पब्लिक को इस लॉ के बारे में, इस एक्ट के बारे में पता है। यस और नो गाइज? आपने कभी देखा है लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट? सिर्फ फोटोज में देखा है। एनी वन ऑफ यू ऑल फ्रॉम दिल्ली? कोई भी नहीं है। दिल्ली में एक्चुअली लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट का हाउस है। तो अगर आप देखोगे, एक साइड पे लोकसभा है, दूसरे साइड पे राज्यसभा है, और उन दोनों के बीच में प्रेसिडेंट का हाउस है। तो बेसिकली ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, यहां से वहां से यहां, और फिर ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है। बट फिर भी ऑब्वियस सी बात है,
लीगल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, समय तो लगने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हो। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत आपको पता है राज्यसभा में बहुत ढेर सारा प्यार जो जहां कौन पर कौन बैठा बैठता हुआ है आज तो एक बहुत बहुत बड़ी स्माइल देगा। राइट, हुआ है क्या आप लोगों का 8th 9th 10th में हिस्ट्री सिविक्स? बोलो ना, लोकसभा में कौन कौन बैठता है? कौन कौन लोकसभा में कौन कौन बैठता है? उनके अलावा स्पीकर। वाह कैसे होगा तुम लोगों का? अच्छा, करेंटली रूलिंग पार्टी कौन है? ऑपोजिशन में मतलब हमारे आपको दिखेंगे पप्पू, उनकी मम्मी, मनमोहन सिंह। इनको आपने कहां देखा है? अरे भगवान, कांग्रेस नहीं, यहाँ पे लोकसभा में। मतलब यहाँ पे लोकसभा में हमारी रूलिंग पार्टी तो होती है, रूलिंग पार्टी के साथ साथ क्या ऑपोजिशन पार्टी भी बैठती है। और ऑपोजिशन पार्टी का काम ही क्या होता है? ऑपोज करना। तो देखो, जितना आसान लगता है कि ड्राफ्ट बनाया, यहाँ पे आ गया, वहां पे आ गया, प्रेसिडेंट ने कंसेंट ले लिया और पास हो गया और एक्ट बन गया, रियलिटी में उतना आसान है नहीं। है या नहीं है? ये कंपनीज एक्ट 2013 10 साल के बाद बनी है। 2003 से हम सोच रहे थे कि नया एक्ट बने और फाइनली ये एक्ट आया 2013 में। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई भी पर्टिकुलर चीज आती थी, रूलिंग पार्टी नॉर्थ कहती थी तो ऑपोजिशन पार्टी साउथ कहती थी। और सिंपल मेजॉरिटी होना जरूरी है कोई भी चीज को पास करने के लिए, और ऑपोजिशन पार्टी का काम ही है ऑपोज करना। वो करना बंद कर दिया तो इज्जत कौन देगा? हाँ या ना? सो इट टेक्स टाइम। रियलिटी इतनी आसान नहीं है जितना हम बुक्स में देख रहे हैं ना, इतना आसान है। ड्राफ्ट बना दो, लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा। हाँ, हो सकता है प्रेसिडेंट का कंसेंट पाना इज अ मियर फॉर्मेलिटी, क्योंकि प्रेसिडेंट तो अकेला इंडिविजुअल है। और यूजुअली जब लोकसभा और राज्यसभा हाँ कह देते हैं, कोई कारण बचता नहीं है कि प्रेसिडेंट मना करे, तो वो मैं कह सकती हूं कि मियर फॉर्मेलिटी। तो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हीं के पास जाएगा, उनका कंसेंट लिया जाएगा और उसी के बाद ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट, ये पर्टिकुलर बिल जो है वो बन जाएगा एंड एक्ट। यस और नो गाइस? तो लास्ट टाइम जस्ट फॉर मी, बुक्स में देखिए बिगर या स्क्रीन पर देखिए बिगर, कम ऑन, ट्राई टू टेल मी हाउ इज एन एक्ट मेड? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ड्राफ्ट इज मेड, अ बिल इज मेड. This bill is presented to both the houses of the parliament. मतलब which houses? Lok Sabha, Rajya. उसके बाद it goes to the president for his consent. As soon as the president gives his consent, this bill will be now called as an act. और इसी एक्ट के बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा? Through the official gazette. What is the official gazette? It is a government publication. और जो दिन लिखा है ऑफिशियल गैजेट में, उसी दिन से ये पर्टिकुलर कानून जो है वो एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा. तो यही जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये इम्प्लीमेंट हुआ था इन द ईयर 1872. विच ईयर? तो 1872 में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है वो सारे के सारे प्रोविजंस लिखे गए थे. आगे बढ़ने के पहले मैं चाहती हूँ ये स्क्रीन पे जो लिखा है वो आप लिख दो. डायग्राम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी जो है वो लिख दो. हेडिंग दीजिए, हाउ लॉ इज मेड. हाउ लॉ इज मेड. How law is made. और फिर ये सारी चीजें लिख दीजिए.
जैसे ही प्रेसिडेंट उसका कंसेंट देगा, ये बिल क्या एक्ट बन जाएगा। और आप एक्ट के नीचे क्या लिखो ना, एक्ट के नीचे और एक एरो कीजिए और आप लोग लिखिए, इट विल देन बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। इट विल देन बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। It will then be published in the official gazette. स्क्रीन्स पे देखिए, तो स्क्रीन्स पे अगर आप देखोगे, मैंने ये एक्ट का नाम लिखा है, एक बार साथ में सब लोग पढ़ेंगे। एक्ट का नाम क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। इसी कानून का नाम जब मैंने लिखा है, आप देखिए, ध्यान से देखिए, हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है इट इज इन कैपिटल। दिख रहा है क्या आपको? एक्ट का ए कैपिटल है, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल है, इंडियन का आई कैपिटल में है, द का टी कैपिटल है। तो क्या मैंने ऐसे टाइम पास के लिए लिखा हुआ है कि चलो राइटिंग कुछ अच्छी दिखेगी तो बच्चे इंप्रेस हो जाएंगे? बोलो ना मुझे, ऐसा मैंने क्यों लिखा होगा? एक्ट का रूल है, इसीलिए। किसी को कुछ भी आइडिया है? यूनिक लगेगा इसलिए? नहीं नहीं नहीं। और कोई गेसेस? शॉर्ट फॉर्म कहाँ है बेटा? इधर कुछ भी, सब कुछ मैंने फुल लिखा है। ओके, देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने कल भी कहा था और मैं वापस से इसे रिपीट कर रही हूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज लॉ। और ये कानून की दुनिया जो होती है ना, ये अपनी दुनिया है। ये अपने सपने खुद सजाती है और ये अपनी दुनिया खुद बसाती है। अ पर्टिकुलर वर्ड could mean something in a particular act and it could mean totally something different in some other act. एक शब्द और मतलब अनेक, एक ही शब्द है बट अलग अलग कानून में उसके मतलब जो है वो अलग अलग रहेंगे। इसलिए किस तरीके से आप उसे लिखते हो वो मैटर करता है। जैसे कि एकदम सिंपल एग्जांपल, ग्राउंड लेवल पे आके आपको सिखाओगी। वर्ड जो है एक्ट, मैं ऐसे भी लिख सकती थी, एक्ट, बोलो ना, विद अ स्मॉल ए। बट देखो, अगर मैं एक्ट लिखती विद अ स्मॉल ए, एक्ट का मतलब होता है एक्शन। नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, एक्ट ये शब्द का क्या मतलब होता है? एक्शन। एक्शन मतलब जैसे कि बहुत बार हम हमारे दोस्तों से भी बातें करते करते, कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर? एक्ट मतलब तूने ऐसी हरकत कैसे करी भाई? एक्ट का क्या मतलब होता है? एक्शन। बट मुझे बताओ, यहां पे जो मैंने एक्ट लिखा है विथ अ कैपिटल ए, क्या यहां पे मैं बताना चाहती हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्शन शुरू हुआ है 1872 से? नहीं। जब मैंने यहां पे एक्ट लिखा है विथ अ कैपिटल ए, it means this is a particular piece of legislature which is passed under the parliament and granted consent from the president. तो act जब कभी भी आप लिखते हो with a capital A, it means it is a part of law. हमारे इंडियन लेजिस्लेचर का ये हिस्सा है जो कभी पार्लियामेंट में पास हुआ था और उस वक्त के प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया था फॉर द मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो इनफैक्ट सिर्फ ये वर्ड छोड़ो, ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड इंडियन, हर एक वर्ड जो है इसका एक अपना ही मतलब है। और क्योंकि इसका अपना ही मतलब है, आप वो मतलब नहीं चिपका सकते हो जो हम यूजुअली इंटरप्रेट करते इन आवर लेमैन लैंग्वेज। उसका वही मतलब होगा जो उस एक्ट में लिखा गया है। उस शब्द का वही मतलब होगा जो उस एक्ट में
लिखा गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक शब्द है जो आप सब लोगों ने सुना होगा, शब्द है माइनर। क्या आपने ये शब्द सुना है? माइनर से रिलेटेड हम भी बहुत चर्चा करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। माइनर से रिलेटेड हम लोग भी बहुत सारी चर्चा करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो आप देखने वाले हो, मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, अभी मैं सिर्फ हल्की सी झलक ले रही हूं, डिटेल में नहीं बता रही हूं। आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मैं एक्ट पढ़ाने वाली हूं, उसने भी माइनर ये शब्द को डिफाइन किया है। उसने भी माइनर ये शब्द को डिफाइन किया है। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहती है अ माइनर इज अ बच्चा हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। ये कौन सी एक्ट कह रही है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहती है अ माइनर इज अ बच्चा हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of age, but under special circumstances. Special circumstances जैसे कि एक circumstance है कि बच्चा अनाथ है, he is an orphan, okay? तब ऐसे केस में he will be treated as a minor till the time he has not completed 21 years of age. ये माइनर वर्ड की डेफिनेशन है। कौन से एक्ट के हिसाब से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट साथ ही साथ आप देखोगे भारत देश में दूसरे बहुत सारे कानून हैं जो इस माइनर शब्द को डिफाइन करते हैं, जैसे कि द लॉ ऑफ मैरिज। इंडिया में मैरिज से रिलेटेड जो लॉ है उसमें भी लिखा गया है अ माइनर कैन नॉट गेट मैरिड। तो शादी करने के लिए आपको मेजर होना कंपलसरी है। बट इस एक्ट में माइनॉरिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर। सही कहा या गलत कहा? मतलब a girl can get married at the age of 18, but अगर लड़कों को शादी करनी है they will have to wait till the time they are 21 years of age. तो आप बोलोगे मैम why should only girls have all the fun? Well, the answer to this question is not a matter of fun. Okay. Similarly, और एक तीसरा कानून है इंडिया में ही, तीसरा कानून है which is relating to voting, जो बोलता है एवरी मेजर इंडियन सिटीजन विल हैव द राइट टू वोट। मतलब अ माइनर कैन नॉट वोट। बट इस एक्ट में माइनॉरिटी इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। चाहे आप लड़का हो या चाहे आप लड़की हो, बोथ कैन वोट वंस दे आर 18 years of age. तो मैम, ओ मैम, क्या हमारे लॉ मेकर्स ये कहना चाहते हैं कि भाई देश तो लड़के चला लेंगे राम भरोसे, बट घर चलाने के लिए उनको 21 की उम्र तक रुकना पड़ेगा? क्या इसका मतलब यही होता है क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। देखो, जब हमने ये कानून बनाया वोटिंग से रिलेटेड, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ एक था। जब हमने ये कानून बनाया मैरिज से रिलेटेड, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। और जब हम ये कानून बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ तीसरा है। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमने माइनर ये शब्द को डिफाइन किया है। एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसी के बेसिस पे हमने उस एक्ट के शब्दों को डिफाइन किया है। तो आप खुद देख लीजिए, खुद देखो ना आप, शब्द तो एक है बट क्या मतलब अनेक है? तो अगर इसके मतलब अलग अलग कानून में अलग अलग है तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। वैसे आई फील इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, इट हैज वेरी लिमिटेड वर्ड्स। आप खुद देख लो, अभी जब मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगी ना, या इंटर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ाओगी ना, आप देखोगे इतने सारे शब्द लैटिन वर्ड्स हैं। लैटिन छोड़ो, फ्रेंच वर्ड्स भी है। आप खुद देखो, इतने सारे वर्ड्स जो है वो दूसरे लैंग्वेजेस से बोरोड है। जबकि अगर हम इंग्लिश को कंपेयर करें विद संस्कृत, इट इज फार मोर बेटर। फार क्या, 1000 टाइम्स मोर बेटर देन इंग्लिश लैंग्वेज। आप खुद देखो, सिंपल सी अगर बात ऐसे ही मस्ती मजाक में, इंग्लिश में हमारी मामी को भी आंटी कहेंगे, चाची को भी आंटी कहेंगे, और मासी को भी आंटी कहेंगे, हाँ या ना? चाचा को भी काका कहेंगे, बड़े पापा को भी, सॉरी, चाचा को भी अंकल कहेंगे, मामा को भी अंकल कहेंगे, और फूफा जी को भी अंकल कहेंगे। बट आप खुद मुझे बताओ, पर्सनली आपने फील किया होगा, मासी को और बुआ को क्या कंपेयर कर सकते हैं?
या मामा को और फोफा जी को क्या कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। क्या उन दोनों का स्टेटस अलग अलग ही होना चाहिए? बट शब्द ही नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। हर कोई पापा के अलावा अंकल ही है, हर कोई मम्मी के अलावा आंटी है, शब्द ही नहीं है। आप खुद देख लो, ये हमने फील किया है, महसूस किया है। और हम सेम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। रिश्ता भी अलग है और लव एंड अफेक्शन भी अलग होता है। बट क्या कर सकते हैं, अभी अडॉप्ट कर लिया, इंग्लिश अभी यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई है, तो अब हमें पढ़ना ही पड़ रहा है। बट आप खुद देखोगे, लॉ मेकर्स ने भी ये चीज फील की है। इनफैक्ट 1872 की अगर ये बात है ना, इट इज इवन बिफोर इंडिपेंडेंस दिस एक्ट। मतलब ब्रिटिशर्स को तक इंग्लिश के वर्ड्स मिले नहीं। आप खुद सोचो, दे हैड टू बोरो फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड फ्रेंच लैंग्वेज। जैसे कि आप यहां पे पढ़ोगे, क्विड प्रो क्यो, कंसेंसस एड इडियम, all these words, void ab initio, all these words that I will be teaching you under the Indian Contract Act are Latin words. Negotiable Instruments Act जब मैं इंटर में पढ़ाऊंगी ना आपको, sans recourse, फ्रेंच वर्ड। अब देखो, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी बनाई गई थी 1881 में। ब्रिटिशर्स को इंग्लिश के शब्द नहीं मिले तो हम तो क्या है, हाँ या ना? बट ठीक है, खैर अब कुछ नहीं कर सकते, अब लॉ बन चुका है, हमारी लैंग्वेज भी इंग्लिश सिलेक्ट हो चुकी है, तो अब जो है उसी में खुश रहना है, हाँ या ना? तो अब देखो, क्योंकि शब्द एक है और मतलब अनेक है, लैंग्वेज तो लिमिटेड है, तो एटलीस्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन का ढंग है वो हम अलग रखेंगे, ताकि उससे हमें ये समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। और इसीलिए क्योंकि ये सारे शब्दों का मतलब, ये सारे शब्द जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट या एक्ट कुछ और है, इट इज नॉट दैट यू थिंक। जैसे एक्ट एक्शन नहीं है, यहां पे एक्ट विद अ कैपिटल ए मीन्स अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब कानून का हिस्सा है ये चीज जो प्रेसिडेंट ने और बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ने पास किया है, हाँ है ना? क्योंकि उसका मतलब वो है, हमने इसको लिखने के तरीके को चेंज कर दिया है और उसे लिख रहे हैं विद अ कैपिटल ए। इनफैक्ट ये जो मैंने अभी पिछले 15 मिनट में डिस्कस किया है, दिस इज द नॉलेज विच इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू यू फॉर एवर। आज के बाद आप कोई भी कानून पढ़ लो, इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी लॉ, लेबर से रिलेटेड कोई भी लॉ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी लॉ, मर्केंटाइल लॉ, कोई भी लॉ आप क्यों ना पढ़ लो, कोई भी कानून का जो नाम होता है, कोई भी एक्ट का जो नाम होता है, वो हम हमेशा लिखते हैं बिगिनिंग विथ कैपिटल ऑफ द फर्स्ट लेटर एंड द रिमेनिंग स्मॉल। तो जैसे कि द कंपनीज एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट, हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है दैट विल बी इन कैपिटल। सो एक तरीका होता है एक्ट का नाम लिखते वक्त। अब देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों कही है, बिकॉज योर पेपर इज अ सब्जेक्टिव पेपर। सीपीटी में मैं ये बातें नहीं कहती थी। योर पेपर इज अ सब्जेक्टिव पेपर, मतलब आपको एक एक आंसर लिखना है, और जब आप आंसर लिखोगे, आपका आंसर शुरू ही होगा बाय सेइंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ या ना? तो मतलब आपके हर एक आंसर में एक्ट का नाम होने वाला है। और कहीं जाके अगर आपने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूजुअली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, मतलब सिर्फ ए कैपिटल में होगा क्योंकि इट इज द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बाकी सब कुछ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप स्मॉल में लिखोगे, इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनर है वो आपका आंसर भी नहीं पढ़ेगा, मार्क्स देना तो छोड़ ही दो, भूल जाओ, ही विल नॉट इवन रीड योर आंसर। So you should be knowing how you're supposed to present the answer. And because you're a foundation students, your paper is subjective. I had to tell you all this. क्योंकि हर एक आंसर में सबसे पहले आप कहने वाले हो कि ये कंपनीज एक्ट का है, ये एलएलपी एक्ट का है, या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है, या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। और अगर आपने ये तरीका जो है लिखने का वही गलत लिख दिया, तो सारा खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। So did you understand the reason why we are writing the act's name in such a manner? Every word का पहला लेटर कैपिटल में होगा, every word का पहला लेटर कैपिटल में होगा। क्यों? क्योंकि उसका मतलब वही है जो उस कानून में लिखा गया है।
उसका मतलब कुछ और नहीं है जो हम यूजुअली समझते हैं इन द लेमैन्स लैंग्वेज, और इसीलिए हमने उसको प्रेजेंट किया है एक अनोखे तरीके से। यस और नो गाइस? यस। तो लिख दीजिए आपके बुक के फर्स्ट पेज पे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो भी है नेक्स्ट पेज पे। और नीचे वो माइनर से रिलेटेड लिख दो एग्जाम्पल। ये 1872 इज नॉट माई लकी नंबर। 1872 इज द ईयर इन विच दिस एक्ट वॉज मेड। एग्जैक्ट डेट अगर कोई जानना चाहता है, ऑलरेडी पता है आप लोगों को। यस, इट इज 1 सितंबर 1872। ऊपर लो। I'm assuming every one of you all have a separate notebook for law, okay? और आपने आपके स्टिक नोट्स और मार्कर पेन्स लाए हैं? Yes, very good. I'm so proud of you. And the last एनसी मतलब ही हैज नॉट कंप्लीटेड, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म। मैंने लिखा, आप लोग पूरा लिखो। हाँ, सॉरी आई फॉरगॉट, आज सेकेंड डे। पूरा लिखो, नॉट कंप्लीटेड। नो यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स इन द एग्जामिनेशन, ओके? शॉर्ट फॉर्म, डिटो मार्क्स, ये कुछ भी यूज नहीं कर सकते आप। ये जी बी गर्ल बॉय है, ये भी गर्ल बॉय है, ठीक है? आप सब लोगों के पास मेरी वॉल्यूम नंबर 1 और 3 है, मेन बुक और पीपीटी बुक है ना? ठीक है, क्योंकि आज से ही मैं अब सिखाना शुरू कर रही हूं। हो गया लिख के? चलो, ओके। एक्ट का तो मतलब समझा दिया मैंने आपको। तो अब सवाल ये उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का क्या मतलब होता है? और जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का मतलब नहीं समझेंगे, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक आप एक्ट को ही नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दिस इज द बेसिक वर्ड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर लर्निंग द एक्ट। तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का मतलब? बट उसके पहले, कॉन्ट्रैक्ट के शब्द के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ रिलेटिंग टू सेक्शन नंबर 1। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज दिस सेक्शन? कभी सुना है आपने? जैसे हिंदी पिक्चर्स आप देखते होगे, तो कोई मुजरिम को अगर सजा दी जा रही होगी तो धारा 420 आईपीसी के अंदर उसको इतने साल की जेल होगी। धारा मतलब सेक्शन। सेक्शन का क्या मतलब होता है? धारा का क्या मतलब होता है? ओके फाइन, अ सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, अग्रीड। ओके फाइन, लॉ का उस नंबर का पॉइंट, समथिंग लाइक दैट।
सुनो ना मेरी बात, सेक्शन नंबर 1 जो है, सेक्शन नंबर 1 ये बात कर रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में। बट सेक्शन होता क्या है? देखो कल हमने देखा है एक्ट इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। व्हाट इज एन एक्ट? अ सेट ऑफ रूल्स। तो मतलब रूल एक है या अनेक है? अनेक है। अब अगर अनेक रूल है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक्ट लिखते हैं, जब भी कोई हम बुक बनाते हैं, ये बुक जो है इतना तो भी हमें समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने फर्स्ट पॉइंट लिखना चालू किया और बस आखिरी में ही हम खत्म हुए। एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है कोई भी चीज को प्रेजेंट करने का। सिमिलरली देखो, जैसे अब मैंने ये मेरी बुक बनाई है, इसका एक पैटर्न है, इसका एक सिस्टम है, जो कलर्स इसके दिए इसका एक पैटर्न है, इसका कुछ मतलब है। जैसे कि जो सारे शब्द ब्लू में है, ब्लू में ऑल दीज आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स। वो भी अगर आपने पढ़ लिया, मतलब आप समझ लो कि आपको सेक्शन में क्या लिखा है वो समझ में आ गया। तो एक पैटर्न है और इस पैटर्न से इट बिकम्स इजियर टू रीड द बुक। सिमिलरली आप सोचो, हम तो ट्रैफिक से रिलेटेड इतने रूल्स बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर इतने रूल बना रहे हैं, कंपनीज के लिए अगर इतने रूल्स बना रहे हैं हम लोग, तो ये रूल की जो बुक है इसको हमें ठीक तरीके से नंबरिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पहला रूल, ये दूसरा रूल, ये तीसरा रूल। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे रूल के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दूसरे रूल के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट के सब पॉइंट्स हैं। तो यही जो रूल है, सब रूल है, सब रूल है, इट इज नथिंग बट इट इज सेक्शन। सुनो, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। सुनो मेरी बात, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। आप कहोगे कि मैम आप रूल 1, सब रूल 1, सब रूल 1 ऐसा भी तो कह सकते थे, बट अरे लॉ मेकर है ना, कुछ तो उनको इज्जत देनी पड़ेगी अपने आप के लिए। अगर वही चीज जो आम जनता कहती है वो कहने लग जाएंगे तो उनका इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा। लगना चाहिए ना कुछ तो भारी किया है अलग। तो इसलिए हमने कह दिया हम उसको रूल्स नहीं कहेंगे, हम उनको सेक्शंस कहेंगे। अ सेक्शन इज नथिंग बट इट इज द फर्स्ट रूल ऑफ द एक्ट। हो सकता है उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, तो उसको हम सब सेक्शन कहेंगे। उसके भी सब पॉइंट्स हो सकते हैं, तो सब, हाँ, क्लॉज, और फिर लास्ट है सब क्लॉज। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, देखो लाइव और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये हमारा कंपनीज एक्ट है जो आपको है, हाँ, सिलेबस में, इसीलिए मैं वो बता रही हूं। मैंने आपको कल बताया था कंपनीज एक्ट, पूरी की पूरी कंपनीज एक्ट जो है उसमें 470 सेक्शंस हैं। तो अगर आप देखोगे, ये देखो, पॉइंट 1 इज द शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। पॉइंट 2 डेफिनेशन। पॉइंट 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पॉइंट 4 मेमोरेंडम, आर्टिकल, और ऐसे करके आपको ये सारे पॉइंट्स जो है कहां तक नजर आएंगे? कितने पॉइंट्स हो गए? यस, 470। 470 पे खत्म होगा। ये देखो 470, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो इतने पॉइंट से रिलेटेड हमने रूल्स बनाए हैं। ये पॉइंट्स को पॉइंट्स ना कहते हुए हमने क्या कह दिया है? सेक्शन। तो अभी हम कोई भी सेक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कोई भी सेक्शन पिकअप कर, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आएगा हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे कि हम यहां पर आ गए, सेक्शन 8 आपको दिख रहा है बोल्ड में क्या है? आप लोग साथ में रीड करो तो 8.8 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जैसे कि हमारा क्राई है, क्राई, चाइल्ड राइट एंड, आपको पता होगा बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखो, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है प्रॉफिट के लिए नहीं, सोशल सर्विस के लिए, तो उसको ये रूल 8 अप्लाई हो जाएगा। तो हम रूल 8 ना कहते हुए क्या कहेंगे? सेक्शन 8। बट अब देखो ना, धीरे धीरे करके देखो, कोई भी चीज की घाई नहीं है। सेक्शन 8 में आपको ये 1 नजर आ रहा है, 1, ये 1 है, फिर यहां पे देखो 2 है, फिर ये 3 है,
दिख रहा है क्या? मेरा कर्सर देखो आप, 4 है, 5 है, ऐसे करके ये 6 है, 7 है, 8, 9, 10 और 11। 8 का 1 मतलब सेक्शन 8 सबसेक्शन 1। बट अगर आप गौर से देखोगे 8 के 1 के 2-3 बच्चे ए बी सी, तो मतलब अगर मुझे ये ए पॉइंट पढ़ना है ना, ए पॉइंट, मैं उसको ऐसे कहूंगी, मैं पढ़ रही हूं सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। नहीं समझा आपको? अगर मैं ये बी पढ़ रही हूं ना, बी, मैं उसको ऐसा कहूंगी, मैं पढ़ रही हूं सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। हो सकता है ये बी के भी कुछ बच्चे हो, तो वो सब क्लॉज हो जाएगा। नहीं समझा आपको? इसी में है। अच्छा, इसमें नहीं है। चलो मैं एक दूसरा पूछती हूं, इधर मिल जाएगा मुझे कहीं ना कहीं तो। अच्छा चलो, मुझे बताओ, अगर मैं पढ़ रही हूं ये ए पॉइंट, तो मैं उसको क्या कहोगे? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। समझ में आई क्या बात आपको? तो इट इज नथिंग बट इट इज, देखो ये रहा, एकदम बेस्ट मिल गया, सब क्लॉज वाला भी। एक्चुअली ये 2 पेजेस में डिवाइडेड है, दिख रहा है क्या आपको? सेक्शन नंबर कौन सा है? 7 है, सबसेक्शन 7, क्लॉज ई है, ई, और ये है सब क्लॉज 1। नहीं समझा आपको? सेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन भी 7 है, क्लॉज है ई और सब क्लॉज है 1। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो व्हाट इज एन एक्ट? व्हाट इज एन एक्ट? एन एक्ट इज नथिंग but it is a combination of section, subsection, clauses, subclauses. What is an act? It is nothing but it is a combination of section plus subsection plus clause plus subclause. ये देखो, act क्या है? Act is nothing but it is, तो law है, act is nothing but it is section plus subsection plus clause प्लस सब क्लॉज। लिख लो चलो। एक्ट के नीचे आपने जहां लिखा ना, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वहां पे एक्ट के नीचे लिखो एक्ट का मतलब सेक्शन प्लस कुछ नहीं भारी है रे इसमें सिर्फ नंबरिंग दी हुई है, सिर्फ कहने का ढंग है। जब तक नहीं आता ऐसा लगता है कि क्या पता क्या बोला है, एक बार आ गया तो आपको खुद समझेगा कि कुछ नहीं है इसमें। इसलिए तो सीए की वैल्यू इतनी अच्छी। यू शुड थैंक गॉड कि लॉ डिफिकल्ट है इंडिया में, नहीं तो हमारी इज्जत ही नहीं रहती। सच में इज्जत कब मिलेगी? जब हमें वो चीज आती है जो दूसरों को नहीं आती है ना। अगर इतना आसान लॉ बना देते जो सब लोग समझ पाते, सेम डिनोशंस होते, सेम प्रोनाउंसिएशन होता, जो एक्चुअल में लेमैन लैंग्वेज यूज करता, तो फिर तो कुछ डिफिकल्ट होता ही नहीं। लोग खुद लॉ पढ़ लेते और टैक्स भर लेते, फिर सीए की क्या जरूरत होती है ना। ओके तो देखो मैं यहां पे थी, सेक्शन नंबर 1 जो है, सेक्शन नंबर 1 कोई भी एक्ट का, कोई भी एक्ट का, चाहे कंपनीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है, एनआई है, कोई भी एक्ट क्यों ना है, सेक्शन नंबर 1 ऑफ एवरी एक्ट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। अब आप बोलोगे मैम एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है? एप्लीकेबिलिटी मतलब ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और ये कब कब अप्लाई करेगा। एप्लीकेबिलिटी मतलब ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करेगा और ये कब कब अप्लाई करेगा। जैसे कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस से रिलेटेड एक लॉ है,
वो कहता है ये एक्ट उन्हीं लोगों को अप्लाई करता है जिनके ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज्यादा लोग हैं. कंपनीज एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू कंपनीज. तो इफ आई एम रनिंग एज अ पार्टनरशिप फर्म, मुझे कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है. सो एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या? ये कानून जो है ये आपको कब कब एप्लीकेबल होने वाला है. दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. जहां तक ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की बात है, आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो, आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है. हर एक्ट के लिए आप सिंपल में लिखोगे दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. अर्लियर आप लोग जानते हो आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब था, तब कुछ कुछ एक्ट्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, कुछ कुछ एक्ट्स एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आर्टिकल 370 के द्वारा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैड गिवन अ स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आपको समझता है ये हाल ही में हुआ है. स्पेशल स्टेटस की अगर मैं बात करती हूं, इसका मतलब ऐसा था, अब नहीं है. इसका ऐसा मतलब था कि कोई भी कानून इंडिया में बनने के पहले राज्य सरकार जम्मू एंड कश्मीर के सरकार से पूछेगी, नहीं मतलब भारत सरकार जम्मू एंड कश्मीर के राज्य सरकार से पूछेगी कि क्या वो चाहता है कानून एप्लीकेबल हो. अगर वहां की राज्य सरकार ने कहा हां, तो ही कानून एप्लीकेबल होता था, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होता था. मतलब द स्टेट गवर्नमेंट हैड ऑल द पावर्स. सारे पावर्स हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, जो गलत था. तो इसीलिए मोदी जी ने बड़ा बोल्ड स्टेप लेकर 370 आर्टिकल हटा दिया है, जिसके द्वारा नाउ देयर इज नो स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जिसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई कानून बाकी के राज्यों को एप्लीकेबल है, बाकी के स्टेट्स को एप्लीकेबल है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर इज नो स्पेशल स्टेट, इट इज अ स्टेट लाइक एनी अदर स्टेट. क्योंकि वो आम दूसरे स्टेट्स के जैसा है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्पेशल स्टेटस. सो देखो, जहां तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है, फिर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए भी कहेंगे दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. पहले था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट उस चीज को अब आप हटाने वाले हो. आपकी बुक्स में, आपकी बुक्स में है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, मैंने वैसे भी बुक में नहीं दिया है, सो डोंट वरी. और अब ये चीज सभी के लिए कॉमन है. एक्ट इज गोइंग टू अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया. देयर इज नथिंग लाइक इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड नथिंग लाइक एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और कब कब अप्लाई करेगा. तो कब कब अप्लाई करेगा? जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. कहां एप्लीकेबल होगा? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपने इंडिया में कहीं पे भी बनाया है तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. अर्लियर इट वॉज एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. मतलब कल जाके जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो ये कानून अट्रैक्ट नहीं होता था, जो गलत होता था, क्योंकि फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वहां पे लॉज नहीं होते. और अगर किसी ने ब्रीच कर दिया तो फिर क्या? वी हैड नो आंसर. सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय मोदी जी, जहां पे हमने क्या कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर को भी सारे कानून जो है वो एप्लीकेबल करवा दिया है. तो अगर कोई आपको आज पूछता है, आज के जमाने में, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किससे एप्लीकेबल है, आप क्या कहोगे? बोलो, द होल ऑफ इंडिया. अब मत कहना इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. इंडिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर इनहेरेंटली है ही. कैसे कहोगे होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कराची ऑफ पाकिस्तान? अगर मैं होल ऑफ इंडिया कह रही हूं मतलब होल ऑफ इंडिया, एंड जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. इसके ऊपर कोई दो राय है? नहीं है ना. सो जम्मू एंड कश्मीर अगर इंडिया का हिस्सा है तो हमें इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लिखने की जरूरत नहीं है. दिस एक्ट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. यस और नो गाइस? यस. चलो, तो मैं यहां पे थी. कॉन्ट्रैक्ट
ये जो शब्द है कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का क्या मतलब है? एक्ट कहती है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये एक्ट की डेफिनेशन है। क्या कहती है एक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ो ना सब लोग साथ में, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से हैं, एक तो अग्रीमेंट होना जरूरी है और प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठ जाता है मैम अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? अग्रीमेंट वेरी सिंपल वर्ड, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एन अग्रीमेंट। और यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। धीरे करके एक एक करके एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कहां पे कॉन्ट्रैक्ट है और कहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, से फॉर एग्जाम्पल एक दिन हमारी कटरीना जी जो है वो सलमान को चाय के लिए ऑफर करती है। सो बेसिकली एक बंदा है, मतलब यहां पे बंदी है जो ऑफर दे रही है और दूसरा पर्सन है जिसे ये ऑफर दिया जा रहा है। जो ऑफर देता है ना उसे कहते हैं ऑफर और। क्या कहते हैं? ऑफर और। ये लॉ की भाषा है। ओके, ऑफर और, OFFER, ऑफर, OR, ऑफर और, जिसको ऑफर, जो ऑफर दे रहा है और जिसे ऑफर दिया जा रहा है, ऑफरी, OFFER, EE, ऑफरी, ऑफर और ऑफरी। मैंने आपको कहा ना इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। ऑफर और ऑफरी, जो ऑफर दे रहा है क्या कहेंगे? ऑफर और जिसको ऑफर दिया जा रहा है ऑफरी। तो देखो कटरीना ने सलमान को चाय के लिए बुलाया है, कौन ऑफर और है? कटरीना। और कौन ऑफर ही है? सलमान। से सलमान चाय का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। सलमान चाय का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तो मुझे बताओ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ या नहीं हुआ? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब क्या दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुई। बट अब मुझे बताओ यहां पे तो एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा भी तो हो सकता है सलमान ने हाँ कहा कि आज शाम को मैं आ जाऊंगा चाय पीने और नहीं आया, उन्होंने मिल गई को और नहीं आया। कैन कटरीना स्यू सलमान? क्यों नो बोल रहा? लॉ मत बोलो, अभी तो आपने सीखा ही नहीं है ना। सोशल है ये। क्या है सोशल? एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है एनफोर्सेबल? बहुत बार ऐसा होता है ना, आपने आपके दोस्तों को से बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया, शादी पे इनवाइट किया, घर पे ऐसी पार्टी के लिए इनवाइट किया है टाइम पास के लिए, हाँ बोला उन्होंने बट आई नहीं उन्होंने। कैन यू स्यू योर फ्रेंड? आपने स्यू नहीं किया इसका मतलब ये मत बोलो कि स्यू नहीं कर सकते। क्या नहीं है? प्रूफ तो हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। व्हाट्सएप से मैसेज किया, उसने हाँ बोल दिया, मतलब प्रूफ मिल गया मुझे। प्रूफ कैसे करेंगे आप, वो मुझ पे छोड़ दो। आपके भाई बहनों की किसी की शादी हुई है या कजिन्स की, हजारों लोगों को इनवाइट किया था, आए 600-700, तो क्या 300 लोगों को आप स्यू कर सकते हो? क्यों? मुझे बताओ, जब आपने उन्हें ऑफर दिया और उन्होंने शादी में आने का वादा किया, ऑफर को एक्सेप्टेंस तो मिल गया, मतलब आप दोनों के थॉट्स अग्री हो गए, मतलब अग्रीमेंट तो हुआ है। बट आपके अग्रीमेंट के पीछे का इंटेंशन जो है वो लीगल नहीं है, वो सोशल है।
दोस्त को चाय पे बुलाना या रिलेटिव्स को शादी पे बुलाना, इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाना है या सोशल रिलेशनशिप बनाना है? आपका रिलेशनशिप सोशल है। अगर सोशल है इसका मतलब ये हुआ यहां पे एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं है। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मीन्स आपका जो इंटेंशन है, इंटेंशन शुड बी टू क्रिएट a legal obligation. Intention should be to create a legal obligation. दोस्त को चाय पे बुलाना, क्या इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है या सोशल ऑब्लिगेशन? और क्योंकि इंटेंशन लीगल नहीं है, ये अग्रीमेंट तो बन गया बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अग्रीमेंट तो बन गया बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट, ऑफर और एक्सेप्टेंस तो मिल गया, मिला या नहीं मिला? तो अग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? बट एनफोर्सेबिलिटी नहीं मिली, और क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। हो कि नहीं? हाँ या ना? अरे बोलो। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। से विराट और अनुष्का की पहली वेडिंग एनिवर्सरी है। तो विराट अनुष्का को वादा करता है कि आज शाम मैं तेरे लिए लाऊंगा एक डायमंड रिंग। खुश हो जाती है अनुष्का, कहती है वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। बट अनफॉर्चुनेटली शाम को आते वक्त उन्हों रिंग नहीं लाता है। अनुष्का ने मतलब एक्सेप्टेंस भी दे दिया इसने ऑफर दिया और इसने एक्सेप्टेंस दे दिया ना, खुश हो जाती है, कह रही वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। ऑफर और कौन है? ऑफर और विराट। ऑफर ही कौन है? एक्सेप्टेंस तो मिल गया बट अनफॉर्चुनेटली विराट भूल गए रिंग लाना शाम में। कैन अनुष्का स्यू विराट? वाई? घर का मामला है, ऐसा अगर अलाउ किया जाए तो हर बीवी और हस्बैंड का केस कोर्ट में ही पेंडिंग होगा। जज साहब देखो इसने ये वादा किया था, उसने वो वादा किया था, अब पता नहीं क्या होगा। मुझे बताओ क्या यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस है? अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस है, क्या दोनों के बीच में अग्रीमेंट है? बट जो इंटेंशन था वो डोमेस्टिक था या लीगल था? मतलब क्या ये घर का मामला है? अब ऐसे केस में आपस में ही दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जज साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली लीगल इंटेंशन नहीं था, और क्योंकि यहाँ पे लीगल इंटेंशन नहीं है, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। और अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? बोलो ना। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय। अग्रीमेंट तो है बट एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हाँ या ना? और एक लास्ट केस नंबर 3 से आमिर अपनी गाड़ी जो है वो शाहरुख को बेचना चाहता है फॉर ₹50 lakhs। आमिर ने ऑफर दिया कि हे शाहरुख, वुड यू लाइक टू बाय माई कार फॉर 50 lakhs। शाहरुख ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। शाहरुख ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया और शाहरुख ने दिए 50 लाख का चेक और आमिर ने दे दी उसकी गाड़ी। चलो यहां पे तो सब ठीक हुआ, बट सपोज अगर ऐसा होता कि शाहरुख गाड़ी लेके भाग जाता, आमिर को पैसे ही ना देता, क्या आमिर शाहरुख के अगेंस्ट केस फाइल कर पाते? क्या कर सकते हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि यहां पे उनका इंटेंशन लीगल। क्या दोनों के बीच में कमर्शियल अग्रीमेंट हो रहा है, मर्केंटाइल अग्रीमेंट हो रहा है? यस। और इसलिए यहां पे एनफोर्सेबिलिटी भी है
और क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है, अग्रीमेंट भी है। तो क्या यहाँ पे अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? क्योंकि यहाँ पे अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसी को हम कहेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट? कम ऑन। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय, क्या ऑफर होना जरूरी है? क्या एक्सेप्टेंस होना जरूरी है? क्या एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना जरूरी है? ये तीनों चीजें अगर मिलती है तो ही क्या आपका बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट? हाँ या ना? तो ही क्या बनेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अच्छा, आमिर ने ऑफर किया शाहरुख को कि क्या तुम मेरी गाड़ी 50 लाख में खरीदना चाहते हो? आमिर कहता है नहीं, बहुत महंगी है, मैं नहीं खरीदूंगा, और खरीदनी है तो नहीं खरीदूंगा, तेरी क्यों खरीदू? क्या आमिर शाहरुख को स्यू कर सकते हैं? अरे अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला है, ऑफर ही रिजेक्ट हो गए। अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? सो कम ऑन टेल मी, सेक्शन नंबर 1 किसके बारे में बात कर रहा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? कम ऑन टेल मी। एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वापस से, एन अग्रीमेंट। ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका नाम सब लोग एक साथ बोलो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। टेल मी द एग्जैक्ट डेट ऑफ पासिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। 1 सितंबर 1872। क्या बात है, वेरी गुड। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या ऑफर होना जरूरी है? क्या एक्सेप्टेंस होना जरूरी है? क्या एनफोर्सेबिलिटी होना जरूरी है? सारी चीजें अगर एक साथ मिली है तो ही क्या हम उसे कहेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे मैं चाहती हूं आप लोग लिख दो सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है। यहां पे लिख दो सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये मैंने लिखा हुआ है यहां पे, और फिर लिख देना होल ऑफ इंडिया। हर एक एक्ट का सेक्शन नंबर 1 इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। और आपने ये डेट लिख दी 1 सितंबर 1872। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग। ये लिखना है आपको। एक मिनट मैं देख लेती हूँ लिखा हुआ है क्या कहीं। ठीक है, लिख लो ये चीज भी। कॉन्ट्रैक्ट के 2 हिस्से, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब बेसिकली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ वुड बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। हो गया इतना लिख के? लास्ट 30 सेकेंड्स। और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के वहां पे लिख दो इंटेंशन शुड बी टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। और सुनो ना मेरी बात, एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन वहां पे लिखो, आपका होमवर्क होगा, आपको सोच के आना होगा, और कल आने के बाद मैं सेम सवाल आपको पूछूंगी और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जवाब दो। मैंने आपको कल भी कहा था सही गलत वो बाद में होगा डिसाइड, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन्वॉल्व रहो इन द डिस्कशन पार्ट। विच टर्म इज ब्रॉडर, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? ये आपका सवाल है, लिख दो विच टर्म इज ब्रॉडर, ब्रॉडर मतलब वाइडर, और फिर डैश करके लिखो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन मार्क। तो आपका होमवर्क होगा इस बारे में सोच के आना और मुझे कल बताना। So this is all for today. Thank you very much. See you all tomorrow.